आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, नीट के मुद्दे को लेकर जिस तरह से संसद में हंगामा देखने को मिला, विपक्षी पार्टियों की तरफ से सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। आप लोकसभा सांसद हैं, नगीना से चुनकर आए हैं, किस तरह से इस पूरे मसले को आप देख रहे हैं? देखिए, हमने जो आज सरकार से जवाब मांगा वो इसलिए मांगा क्योंकि नौजवान देश की रीढ़ है और जो बच्चे नीट के बच्चे हैं वो उनके कंधों पे जिम्मेदारी है, वो भविष्य है भारत का। लेकिन जिस तरह से भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, पेपरों में घोटाले हो रहे हैं, नीट के साथ साथ कई ऐसी भर्तियां हैं, जैसे यूपी पुलिस की भर्ती में घोटाला हुआ, पटवारी की भर्ती में घोटाला, 69 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ। ये जो घोटाले हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये सत्ता के संरक्षण में हो रहे हैं। तो नीट का विषय बड़ा विषय है और इस पर जवाब देना पड़ेगा। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से एक प्राइवेट एजेंसी को ये कराने के लिए दिया गया है, ये भी शंका के घेरे में। उनका अपना कोई ऑफिस नहीं है, जो कर्मचारी हैं वो सब जो है आउटसोर्सिंग पे हैं। ओखला में उन्होंने एक जमीन जो है एक ऑफिस किराए पे लिया हुआ है। ऐसे में वो सब काम जो है प्राइवेट एजेंसी द्वारा करवा रहे हैं। तो पेपर लीक और कुछ भी बहुत सा संभावना है। तो पहले ये सीबीएसई कराती थी, तो कभी कोई इस तरह के, तो मेरा तो मत ये है कि पहले तो ये पेपर जो है जो लीक हुआ है, ये पेपर जो है पुनः पेपर कराया जाए और इसका सारा खर्चा जो है सरकार उठाए, बच्चों को इसका उनके आने जाने का, रहने रुकने का, सब चीज़ों का। दूसरा, इस तरह की प्राइवेट एजेंसी से, किसी भी एजेंसी से जो है पेपर जो कराने, ये बंद किए जाएँ। इसको जो है सरकार सिस्टम में लाया जाए, क्योंकि सरकार सिस्टम की जवाबदेही। अगर ये एजेंसी भाग जाएगी तो कल क्या होगा? पहली छमाही में 915 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया उसने, इस पे जो है जो भी भर्ती है उसमें। तो इसलिए हम बच्चों के साथ खड़े हैं और दोबारा किसी राष्ट्रव्यापी समस्या आई है, ये महामारी जैसी है जो पेपर लीक है, ये भविष्य में ना हो बच्चों के साथ। इसलिए इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग कदम उठाने चाहिए। सिर्फ सत्ता जो के पक्ष के जो लोग हैं या एजुकेशन मिनिस्टर है, सिर्फ मुंह से ना बोलें, कुछ करके भी दिखाएं, क्योंकि ये उन्हीं की सत्ता में और उन्हीं लोगों ने ये सब चीज़ें की। ऐसा नहीं कि उनकी नई सरकार बनी है कि पिछली सरकार में हो गया। पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार, एनडीए की, उन्हीं की सरकार में सब हो रहा है। इसलिए जवाब उनको देना पड़ेगा और जवाब मांगने के लिए जनता ने हमें वहां भेजा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी पार्टियां चर्चा नहीं चाहती है। हंगामा हो रहा है, सदन को स्थगित करना पड़ा इसकी वजह से। देखिए, ऐसा है, मैं चर्चा का पक्षधर हूँ, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा तभी होगी जब सत्ता पक्ष के लोग तैयार होंगे। मैं विपक्ष के साथी जो हैं वो जिस बात को उठा रहे हैं, देखिए बहुत बड़ा गैप नहीं है सत्ता और विपक्ष में। तो जनता ने इस बार उनको मैंडेट दिया है, या उनके साथ दल जो घटक दल है उनकी वजह से वो सत्ता में है। तो लेकिन हमें भी लोगों ने वोट दिया है, जनता ने हमें भी वोट दिया है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि जो उनका मन होगा वही होगा, ये फिर हिटलरशाही नहीं चलेगी। डेमोक्रेसी में विपक्ष का भी बहुत अहम योगदान है। तो हमें भी सुनना पड़ेगा, हमारे इशू को भी सुनना पड़ेगा, जो बर्निंग इशू है उसको सुनना पड़ेगा। जैसे आज टर्मिनल 1 जो है उसकी छत गिर गई, तो वहाँ जो इस समय जो लोग हैं उनको इलाज की जरूरत है। ये नहीं कह सकते कि भाई इनको बाद में इलाज देंगे, पहले दूसरे लोगों को इलाज देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जो फर्स्ट जो इशू है, जो बर्निंग इशू है, जहाँ नौजवान सुसाइड कर रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, अभ्यर्थी, और वो अपने जीवन के साथ जो है जिस तरह का रिस्क ले रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। हर व्यक्ति का जीवन मूल्य है। तो इसलिए ये बर्निंग इशू, इसको इस पर सुनना चाहिए। और मैं विपक्ष से भी कहूँगा कि वो भी जो है चर्चा का माहौल बनने दे, और ये तभी होगा जब अध्यक्ष जी सबको सुनेंगे, सबके साथ एक जैसा बर्ताव करेंगे। चंद्रशेखर आजाद इस मुद्दे को संसद के अंदर उठाएंगे आने वाले दिनों? हम तो आज भी तख्ती पकड़ के खड़े थे कि ये होना चाहिए, नीट के बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। और नीट ने आगे कोई भी भर्ती जो है वो किसी ऐसी एजेंसी से ना हो जो प्राइवेट एजेंसी हो, और उसका पेपर लीक ना हो, इसकी पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा झटका लगता है बच्चों को। हमारे यहाँ यूपी में लगभग 50 लाख के करीब बच्चों ने पेपर दिया था, और पेपर जब लीक हुआ तो बहुत बच्चों ने जो है पीड़ा जाहिर की, उनके परिवार ने पीड़ा जाहिर की। तो एक बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि बच्चा तैयारी करता है कई महीने, और जब पेपर दे के आता है तो संतोष होता है मन में कि रिजल्ट जब आएगा तो उनके मैं कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन जैसे पेपर देकर निकलता है, पता लगता है लीक हो गया, तो बहुत तकलीफ होती है। तो सत्ता में बैठे लोगों को, और विपक्ष तो समझता है, लेकिन सत्ता के बैठे लोगों को भी और मंत्रियों को भी, और स्पेशली प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि उनको हमारे नौजवान बच्चों का दर्द समझना चाहिए।
विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर एकजुट नजर आ रही हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद भी विपक्षी पार्टियों के साथ है नीट के मुद्दे पर आवाज उठाने के लिए? मैं तो वहां गया ही हूँ आवाज उठाने के लिए, और मैं इशूज बेस मेरा जो है विषय है, तो मैं तो नीट के बच्चों के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। अगर मुझे सड़क पर जाकर आंदोलन करना पड़ा तो उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं तो जंतर मंतर भी गया था, तो मैं तो नीट के बच्चों के साथ हूँ। विपक्षी पार्टियों के नेताओं द्वारा भी बातचीत हुई है आपकी? बहुत सारे इशू आएंगे, देखेंगे विपक्ष की जो पार्टी जिनको आप विपक्ष कह रहे हैं वो कितना हमारे इशू पे हमारा साथ देंगे, देखते हैं। हम बच्चों के साथ हैं, नीट के जो बच्चे हैं जिनकी तकलीफ है उनके साथ खड़े हैं। किसी पार्टी के नेता ने बातचीत आपसे नहीं की है कि इस मुद्दे पर साथ आए? नहीं, हमें ऐसा है, हमें जो हमारा इशू है और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है। उसके लिए हमें किसी पार्टी की नियुक्ति की जरूरत नहीं है। जो गलत होगा हम उसके लिए आवाज उठाएंगे, और जब कोई सही होगा तो फिर हम उसकी भी समीक्षा करेंगे। राष्ट्रपति ने जो कल अभिभाषण दिया उसको लेकर भी विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया कि राष्ट्रपति की तरफ से जिस तरह से कहा गया कि पिछले 10 सालों में सरकार ने विकास कार्य किए हैं, उसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने कहा, खासतौर पर अखिलेश यादव के बयान का जिक्र करें तो उन्होंने कहा कि सरकार की भाषा थी। आप किस तरह से देख रहे हैं? राष्ट्रपति भाषण जो होता है, अब जनता पता नहीं उसको कैसे समझती है, लेकिन वो सरकार का ही भाषण होता है और वो छपा हुआ भाषण होता है जिसको राष्ट्रपति पढ़ती है। तो मैं तो इस बात के लिए वो था कि उनको बहुत देर खड़े होकर उसको पढ़ना पड़ रहा था, जबकि मैंने देखा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जो है मेंबर हूँ, तो उनके जो सुरक्षाकर्मी थे वो बदले गए उसी बीच में। 2 सुरक्षाकर्मी थे, तो मैं तो ये चाहता था कि वो आराम से एक बार बैठ जाएं, क्योंकि वो बड़ी है हमारी, हम उनका सम्मान करते हैं, हम ही में, तो फिर दोबारा जो बचा हुआ दोबारा पढ़ लें। लेकिन ये जो लिखा हुआ पढ़ने की प्रक्रिया ये पहले से डिसाइडेड, तो सरकार का पेपर है तो पढ़ दिया, लेकिन उसमें जमीनी सच्चाई कितनी है ये, इसके लिए मैंने कल भी अपनी बात रखी थी कि उन्होंने कहा कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर को कोट किया कि भाई उन्होंने कहा वीकर सेक्शन जब तक अपलिफ्ट नहीं होगा, तो कहाँ वीकर सेक्शन? आप 80 करोड़ लोगों को तो सस्ता राशन दे रहे हैं, ये तो आप ही की सरकार कह रही है। और आप खुद ही देख रहे हैं कि जो है न्यूनतम वेतन जो है कितना कम हो गया है, और प्रति व्यक्ति आय पे क्या स्थिति है भारत की, ये भी देखने का विषय, और इकोनॉमिक रूप से जो है हम लोग कहाँ खड़े हैं ये भी देखने का विषय, और साथ साथ जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ रहा है, तो सरकारी सेक्टर यानी कि जो वो थी अधिकार था जनता का वो खत्म हो रहा है। हेल्थ क्या इशू कंडीशन है हमारी, उस पर भी राष्ट्रपति जी को बोलना चाहिए था। एजुकेशन की क्या कंडीशन है हमारी, उस पर भी बोलना चाहिए था, और हमारी कानून व्यवस्था पे बोलना चाहिए था, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और उन्होंने महिलाओं के लिए स्पेशली कहा, मगर मणिपुर और तमाम जो है देश भर में जितनी जो महिलाओं पे हिंसा हो रही है उसके बारे में वो शायद एक शब्द नहीं बोली। संदेश खाली में जो हिंसा है उस पर भी वो एक शब्द नहीं बोली। तो मेरा कहना ये है कि सिर्फ सरकार का पेपर नहीं पढ़ना चाहिए राष्ट्रपति जी को, उनको वास्तविक धरातल की सच्चाई पे भी बात करनी चाहिए, और सरकार को कहना चाहिए कि वो सुधार करे, और वो सुधार नहीं करते तो फिर विपक्ष जो है अपनी बात रखेगा ही। और मैं आपके सामने एक बात विषय लेके आता हूँ। 4 साल पहले दिल्ली में हम लोग जेल गए थे 66 दिन के लिए, और विषय था दिल्ली में गुरु घर था, बहुत ऐतिहासिक गुरु घर है तुगलकाबाद का, उसको डीडीए ने तोड़ दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर ऑर्डर आया, सरकार ने भी उसमें आगे बढ़ के कहा कि हम इसको बनाएंगे, लेकिन उसके बाद राम मंदिर का फैसला आया, तो राम मंदिर बन के तैयार हो गया है, लेकिन करोड़ों अरबों लोगों के आस्था के प्रतीक सतगुरु रविदास जी महाराज का जो गुरु घर था ऐतिहासिक, एक ईंट नहीं लगी अभी तक, उसके गेट भी नहीं खुले। तो सरकार जिस तरह से दूसरों की आस्थाओं का सम्मान नहीं कर रही है, तो मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि उन्होंने भी वादा किया था, अभी वो पंजाब के इलेक्शन में जाकर कहे कि भाई हम तुगलकाबाद के मंदिर को ऐतिहासिक निर्माण कराएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि निर्माण कब शुरू होगा? वो मुझसे हजारों लोग पूछते हैं कि वो निर्माण कब शुरू होगा। तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि जाति और जनगणना वो कब करा रहे हैं, वो मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू कराने के लिए उनका क्या जो है, वो उन्होंने अपने पहले टर्म में कहा था मंडल कमीशन की सभी सिफारिश लागू कराएं। आज वो उस पर कहाँ खड़े हैं? उनको बताना पड़ेगा पुरानी पेंशन पे उनका क्या मत है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन पे SC/ST के लिए उनका क्या मत है। और ये बहुत सारे सवाल हैं जो आशा, आंगनबाड़ी और भोजन माता वर्कर हैं उनके मानदेय के लिए सवाल हैं, और अपने क्षेत्रों से जुड़े सवाल हैं, सड़क के, बिजली पानी के, रोजगार के, उन सब के लिए हम लोग सवाल पूछने के लिए पार्लियामेंट में हैं। और मैंने बहुत सारे जो है नोटिस और बहुत सारे अमेंडमेंट जो है दिए हैं,
और उम्मीद है कि हमें कुछ पटल पे बोलने का मौका मिलेगा तो हम अपने क्षेत्र में क्या स्थिति है बताएंगे। मेरा सवाल यही था, क्योंकि नगीना की जनता ने आपको चुना है, नगीना में हम लोग की बातचीत भी हुई थी, जिस तरह से आपको प्यार दिया गया, समर्थन दिया गया, नगीना की जनता इंतजार कर रही है कि चंद्रशेखर आजाद किन मुद्दों को उठाते हैं। क्या क्या मुद्दे हैं जो नगीना से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, जिनको आप सदन में उठाने जा रहे हैं? देखिए, नगीना जो है, नगीना में रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है और रोजगार के लिए उनको प्लान करना पड़ता है, तो वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लगना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ एक भी हायर सेंटर नहीं है, ना स्टेट का ना सेंटर का, तो वहाँ एक एम्स जैसा हॉस्पिटल बनना चाहिए। वहाँ रामगंगा है, रामगंगा पे जो है एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है, जिससे रोजगार भी पैदा होगा और वहाँ का विकास भी होगा। बहुत सारी सड़कें का बुरे हाल हैं और पावर प्लांट नहीं है हमारे यहाँ पे, बिजली की बड़ी समस्या है। मैं तो खुद रहा तो कई कई घंटे बिजली नहीं आती थी, तो पावर प्लांट वहाँ बढ़ने चाहिए। वहाँ जो है लकड़ी का जो है नक्काशी का नगीना में उद्योग का बहुत बड़ा काम है, तो उस पर भी हम प्रयास कर रहे हैं, हमने अमेंडमेंट में दिया है कि इस पर भी जो है सरकार अगर अच्छे से काम करे तो यहाँ बहुत सारा जो है ये रोजगार विकसित हो सकता है और बहुत लोगों को जो है दुनिया में इसकी पहचान भी है और ये और आगे बढ़ सकती है। उसके साथ साथ महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग लगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं को खेत में काम करना पड़ता है, भट्टों में काम करना पड़ता है, कोल्हू में काम करना पड़ता है और अपमान भी होता है और पैसे भी पूरे नहीं मिलते, तो उनको कुटीर उद्योग के जरिए घर तक रोजगार पहुंचाना चाहिए। जिम्मेदारी है सरकार की, क्योंकि सरकार टैक्स लेती है। फिर जो है ये इम्पोर्टेंट इशू कि बच्चियों की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। एक भी जो है महिला विद्यालय नहीं है हमारे यहाँ, स्पोर्ट कॉलेज नहीं है, केंद्रीय विद्यालय नहीं है, तो मैंने सब चीज़ों को जो है सूचीबद्ध करके दिया है और मैं जितने संबंधित मंत्रालय सब जगह जो है लेटर लिखूंगा अब और उनसे प्रयास करूंगा जाके खुद मिलके कि हमारे क्षेत्र में विकास की गति जो है वो रफ्तार पकड़े और क्षेत्र जो है उसमें जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचे। अभी जो है उम्मीद है कि 1 तारीख को जब सत्र चलेगा तो हम सब लोगों को अपनी बात रखने का मौका जो है अध्यक्ष जी द्वारा दिया जाएगा। एक सवाल चंद्रशेखर जी सेंगोल से जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहनलालगंज से हैं आर.के. चौधरी, उनकी तरफ से पत्र लिखा गया स्पीकर को और कहा गया कि सेंगोल को हटाया जाए। आप इस मांग को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि पूरा विपक्ष को मिलकर आवाज उठानी चाहिए, किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भरोसे न छोड़ के सब लोगों को पत्र लिखना चाहिए। अगर किसी बात पे आपत्ति है तो अब विपक्ष जो है ना अलग अलग विषयों पे बंटा ना दिखाई दे तो बहुत अच्छा होगा। जब आपने वोट जनता से जाके मांगे इकट्ठे होके, तो जो विषय आप समझते गंभीर है ये होना चाहिए, तो उसमें सब लोग, नेता विपक्ष से लेकर सब लोग एक आवाज होकर बोले तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो लगता है कि वो सिर्फ जो है किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। मांग की गई है कि संविधान की कॉपी वहां पर रखी जाए सेंगोल को हटाकर। आपको लगता है सही मांग है? ये लगता है चंद्रशेखर आजाद? मेरी मांग तो यह कि देश संविधान से ही चले, देश में जो संवैधानिक शक्तियां हैं उनका दुरुपयोग ना हो और संवैधानिक जो ताकत है उसके जरिए जनता के हितों का काम हो। मुझे तो ये लगता है कि जिस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा उसी दिन देश में जो है गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर तमाम लोगों को सम्मान का जीवन मिलेगा और उनके जीवन में बदलाव होगा। और मैं तो मानवता को मानने वाला व्यक्ति हूँ। आज ही के दिन मुझे 1 साल पहले गोली लगी थी, यही समय है जब मेरी हत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन हमारे संतों, गुरुओं, महान पुरुषों के आशीर्वाद से मैं जिंदा हूँ, मेरी माँ बहनों के आशीर्वाद से, मेरे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के साथियों के प्यार से। लेकिन मैं तो क्योंकि मानवता को मानता हूँ तो मैं किसी की ज़िंदगी को कम नहीं आंकता। मेरी ज़िंदगी जरूरी है तो सभी की ज़िंदगी जरूरी है। तो जितने जो हैं जुल्म जाति भीड़ द्वारा की जा रही है, जिसको मॉब लिंचिंग कहते हैं, चाहे वो दलितों की हो, मुसलमानों की, आदिवासियों की, या किसी की भी हो, या भीड़ द्वारा महिलाओं का जो अपमान है, ये बंद होना चाहिए। और इसको ये बहुत स्ट्रॉन्ग विषय है और ये इस समय की बुनियादी जरूरत है, क्योंकि भीड़ द्वारा हिंसा जो है टारगेटेड हिंसा पड़ रही है सत्ता के संरक्षण में। तो मैं तो विपक्ष के साथ से भी कहूँगा कि पार्लियामेंट में इसको, इस विषय को उनको जोर शोर से उठाना चाहिए और सरकार को कटघरे में भी खड़ा करना चाहिए और सरकार को भी जो है इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए।
एक सवाल अयोध्या से जुड़ा हुआ है। आप अयोध्या की तस्वीरें देख रहे होंगे इस वक्त। बारिश के वक्त किस तरह से गड्ढे हो गए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, वहां पर परेशानी हो रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि जल्दबाजी में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा कराया गया क्योंकि चुनाव था। अयोध्या की जो स्थिति इस वक्त है, किस तरह से उसको आप चंद्रशेखर आजाद देख रहे हैं? वह अयोध्या की जनता ने अपना फैसला दे दिया और मैं देख रहा हूँ देश के में रहने वाले उन लोगों को जिनके पास खाने को रोटी, जब बारिश पड़ेगी और कई दिन रोजगार नहीं मिलेगा तो जो भूखे पेट सोएंगे, मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ। उन महिलाओं के बारे में सोच रहा हूँ जो अपने बच्चों को 2 टाइम की रोटी व्यवस्था नहीं करा पाएंगी, जिनके कच्चे मकान हैं, वो जब चूने लग जाएंगे तो वो रात को सो नहीं पाएंगे, बैठ के समय निकालेंगे। मैं उन परिवारों के बारे में सोच रहा हूँ क्या होगा। देखिए, किसी भी धर्म के भगवान को इंसानों से अपनी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम उनको ईश्वर मानते हैं तो ईश्वर तो बड़े होते हैं, ईश्वर से वो तो ताकतवर होते हैं, वो कमजोर नहीं होते। तो इसलिए मैं धर्म की राजनीति में कभी हिस्सा नहीं लेता हूँ। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि दिल्ली में अगर इतने बड़े पैमाने पानी भर जाता है और एयरपोर्ट का जो है टर्मिनल 1 का जो वो हिस्सा जो है, छत जो गिर जाती है, और ये मेट्रो के जो हैं वो चूने लग जाते हैं, छतें चूने लग जाती हैं और गाड़ी जाम से भर जाती हैं और समय और पैसा और ये सब चीज़ें खर्च होती है और डिस्टर्बेंस हो जाता है पूरा। और ये दिल्ली में जब ये हाल है तो आम गांव में क्या हाल होगा। तो सरकारों को बुनियादी चेहरा देखे कि योजना है नल जल योजना, उसके आप रिपोर्टिंग करने गई होंगी तो गांव में वो बीच में खोद के डाल दिया कि पानी की व्यवस्था होगी। 2 साल हो गए हैं। तो जनता की समस्या को भी नेताओं को और सरकारों को समस्या समझना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ अपने अधिकारियों से कि भाई उनको भरो, क्योंकि अब जब बरसात आ जाएगी तो उनमें बहुत सारे बच्चों को चोट लगेगी, किसी की जान भी जा सकती है, किसी का हाथ टूट जाएगा, किसी का सर फूट जाएगा। तो ऐसा मजाक मत करो जनता के साथ, उनकी भावनाओं का भी सम्मान करो, उनके आंसू की भी कदर करो। तो वो इंसान हैं, वो भी सोचते हैं कि भाई हमारी वैल्यू है। अगर श्रम का सम्मान नहीं होगा तो फिर देश में मैं नहीं समझता कि किसका सम्मान हो रहा है। तो श्रम का सम्मान, जो मेहनत का समाज है, कि कमेरा वर्ग है, किसान है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। अब किसानों की जब ज़्यादा बारिश हो, फसलों को नुकसान होगा तो मुआवजे के नाम पे 2, 4, 10, 12 रुपए नहीं दिखाने चाहिए उनको। उनका सही आकलन करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। और सरकार ने कहा था, यूपी सरकार ने चुनाव में, कि बिजली के बिल हम ख़त्म कर देंगे, फ्री कर देंगे, माफ़ कर देंगे। कुछ नहीं हुआ, परेशान है किसान बहुत पूरी तरह से। तो हम जिस क्षेत्र से आते हैं उनकी आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी है। मेरे यहाँ बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या आएगी, आप देखना। तो मैंने अभी से अमेंडमेंट में दिया है कि साहब बाढ़ की समस्या से निजात दिलाओ जनता को हमारी, क्योंकि पैसा तो हर बार सैंक्शन होता है और वो पैसा के कागजों तक और फिर नेताओं तक और वो फिर अधिकारियों तक सीमित हो जाता है। तो जनता को उठाना पड़ता है नुकसान, किसी की फसल बह जाती है, किसी के बच्चे की जान चली जाती है, किसी को और नुकसान हो जाता है, बहुत परेशानी होती है जनता को। तो उनकी आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। एक सवाल यह है कि आपने चुनाव के वक्त देखा था कि आकाश आनंद को जिम्मेदारी जो दी गई थी उससे पीछे कर दिया गया था मायावती की तरफ से। चुनाव खत्म होने के बाद नतीजे आए, उसके बाद फिर से एक बार आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई है। इसको किस तरह से देख रहे हो और चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद की किस तरह से आगे तैयारी होगी? आजाद समाज पार्टी किस तरह से आगे उत्तर प्रदेश में दिखेगी आने वाले दिनों में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे नेता बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने जो फैसला लिया है, पहले लिया, जनता ने उसका आकलन किया और अब जो लिया तो भी जनता उसका आकलन कर रही है। मैं तो उनको मंगल कामनाएं दूंगा। और आज़ाद समाज पार्टी मजबूती से उपचुनाव की अपनी तैयारी में जुटी हुई है। सभी बूथ कमेटियाँ, सेक्टर कमेटियाँ सक्रिय की जा रही हैं, भाईचारा कमेटियाँ बन रही हैं और काम करने वाले लोगों को आज़ाद समाज पार्टी मौका देगी। और उम्मीद है इस बार जब उपचुनाव के रिजल्ट आएंगे तो वो चुकाने वाले होंगे। लगता है कि बसपा को नुकसान हुआ, आकाश आनंद को जो हटाया गया? जनता आकलन करती है चीज़ों का कि कौन सी चीज़ का। अब 40 दिन में अगर बहन जी ने उनको मैच्योर कर दिया है, उनकी अपरिपक्वता खत्म कर दी है, तो जनता सब देख रही है। वो ये भी देख रही है कि राम मंदिर की तरह ये फैसला कुछ अचानक तो नहीं लिया गया, इसमें बाद में गड्ढे तो नहीं गिर जाएंगे जैसे वहाँ गड्ढे पैदा हो गए हैं और यहाँ किसी विशेष परिस्थिति में लिया गया, तो यहाँ ऐसा तो नहीं कि गड्ढे लग जाएंगे। तो मैं चंद्रशेखर गड्ढे नहीं आने देगा। बहुजन मिशन में, बहुजन महापुरुष सपनों में चंद्रशेखर आजाद रुकावट नहीं पैदा होने देगा। इसलिए चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के नेता कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप मुझसे नगीना में मिली थी नूरपुर में,
तो मैं नूरपुर, नगीना, नहटोर, नजीबाबाद, किरतपुर, शेरकोट, तमाम जो है हल्दोर, जितने भी हमारे वहाँ के सब साथी हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ, पूरी नगीना लोकसभा का, कि उन्होंने जो प्यार आशीर्वाद मुझे दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि आज मेरा पुनर्जन्म जैसे हुआ था, तो मैं जब तक जीवित हूँ नगीना के सम्मान के लिए और देश में रहने वाले सभी हक वंचित समाज के लोगों के लिए उनकी आवाज़ उठाता रहूँगा, पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। चुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे चंद्रशेखर आजाद? वैसे ये फैसला पार्टी का है, लेकिन पार्टी की तैयारी मुझे लग रहा है सभी सीटों पे है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। चंद्रशेखर आजाद नगीना से चुनकर आए हैं, सांसद हैं और साफ तौर पर कहना है कि नगीना की जनता का जो भी मुद्दा है उसको सदन में उठाएंगे और नीट के मुद्दे पर इन्होंने कहा कि छात्रों के साथ है, सड़कों पर उतरना पड़ेगा तो चंद्रशेखर आजाद उतरेंगे। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।